हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। यह क्लास 10 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग हिंदी जो आपका क्लास 10 हिंदी है उसका सारा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 10 हिंदी का चाहे आपका उपसर्ग हो, प्रत्यय हो एंड पर्यायवाची हो, चाहे निबंध हो, जीवन परिचय हो, आपका सारा चीजें डिस्कस किया जाएगा। गद्यांश, पद्यांश। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका हिंदी का 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा। ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, सारे टॉपिक आप समझ के जाना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपका कोई भी टॉपिक बोर्ड एग्जाम में ना छूटे और आप 95% हिंदी में अचीव कर सको। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की जा रही है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो फिर शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम लोग जो आपका क्लास 10 हिंदी है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। लेकिन ये जो आपका प्रश्न है वो पेपर में जरूर आएगा, ठीक है? और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको जितना प्रश्न बता रहा हूं उतना नोट कर लेना, याद कर लेना, ठीक है? आपको जितना बता रहा हूं उतना याद करके जाना। फिर आप लोग देखना, आप लोगों का काफी अच्छा नंबर हिंदी में अचीव कर लोगे, ठीक है? तो आप लोग क्वेश्चंस को देखते जाओ। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि किसी एक एकांकी किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। यानी कि एक होता है संस्मरण लेखक, उसका आपको नाम बताना है। तो किसी एक का बताना है। तो अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूं इसका उत्तर, और अगर आप जानते हो तब तो अच्छी बात है। देखो, वो है बनारसी दास चतुर्वेदी, ठीक है? कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी, ठीक है? ये है। अगर और पूछे तो आप कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर लिख देना। यहां से एक मैंने आपको बता दिया। एक आपसे पूछा है कि किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए, तो मैंने आपको एक बता दिया। आई होप कि अब आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो, आपको ये सारे क्वेश्चंस याद कर लेना है, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको और आगे की चीजें पढ़ाऊंगा, जीवन परिचय, निबंध, ये सारी चीजें, ठीक है? तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चल रहा हूं, सारे को नोट कर लेना। किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम बताना है, यानी कि जो एकांकीकार है, ठीक है? तो आप लोग जानते होंगे जो कि एकांकी का जनक जिन्हें माना जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को, ठीक है? पढ़ा होगा क्लास 9th में। इनकी एक एकांकी है, मैंने भी पढ़ा था, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है? और उनकी एक प्रसिद्ध एकांकी है दीपदान। क्या है? दीपदान। तो यहां से आपको ये समझ में आया कि किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम वो है आपके जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और उनकी जो एक एकांकी है वो है दीपदान। ओके, समझ में आ गया। यहां से आपको बताना है कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। जो आपकी आवारा मसीहा है ये किस विधा की रचना है? तो अगर आप लोग जानते हो तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जानते हो तो जो आवारा मसीहा है वो उसका उत्तर होगा जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? जीवनी विधा, जीवनी विधा की रचना है, ठीक है? तो आवारा मसीहा आपको बताना है किस विधा की रचना है, तो वो है जीवनी विधा की रचना। याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक आपको बताना है किस विधा की रचना है, कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। एक आवारा मसीहा वाला याद रखना, और एक ये क्वेश्चन कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो आपकी विधा है वो है आत्मकथा विधा। कौन सी विधा पर है? आत्मकथा विधा की रचना है। आत्मकथा विधा की रचना है। तो ये है आपका क्या भूलूं क्या याद करूं, ये है आत्मकथा विधा की रचना। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप क्वेश्चंस याद रखते हो तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जयशंकर प्रसाद जी का कोई एक नाटक बताना है। मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी का 2 नाटक बता देता हूं, क्योंकि याद रखना है हमेशा।
ठीक है, वो है इनका उत्तर, आप समझ लो। जयशंकर प्रसाद जी का आप लोगों में चैप्टर है तो उनकी रचनाएं याद रखना, क्योंकि हो सकता है कि आपका चैप्टर से रिलेटेड रचनाएं आ जाए। और अगर आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आ जाए तो उसमें उनकी रचना भी तो लिखनी होगी ना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम यानी कि आपके पेपर में जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का, तो फिर आप इनका जीवन परिचय और इनकी रचनाएं भी याद रखना, क्योंकि रचनाएं भी आपका 1 नंबर का आता है। तो ये होगा चंद्रगुप्त, ये है इनकी फर्स्ट आपका नाटक, और मैं लगाकर लिख देता हूं स्कंदगुप्त। क्या है? चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ये है इनकी दोनों रचनाएं, मतलब दोनों नाटक है। अगर आपसे रचना पूछा जाए तो भी यही लिख सकते हो, क्योंकि ये आपकी जो जयशंकर प्रसाद जी है उनके नाटक है, ठीक है, और रचना भी कह सकते हो। यहां आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है कि किसी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम लिखिए। जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं उनका नाम लिखना है। तो अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं उत्तर में बता देता हूं। जो प्रसिद्ध आपके उपन्यासकार हैं वो है प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र। समझ में आ गया? आप लोग ये सारे क्वेश्चंस याद रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहां से आपका 6 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग और सारे क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लेना। अब हम लोग समझेंगे एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो रीतिकाल है उनके 2 कवि तथा उनकी रचनाएं। जो रीतिकाल होती है उनकी 2 कवियों का नाम भी बताना है और उनकी रचनाएं भी बतानी है। तो फिर अगर आप लोग नहीं जानते हो तो आपके सामने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप समझो कि इनकी फर्स्ट जो कवि है वो है बिहारी और सेकंड है भूषण। बिहारी लाल जी जो है रीतिकाल के कवि हैं, और रीतिकाल में जो है ना क्या सबसे ज्यादा जो आपके दोहा समैया कवित्व इन सब की प्रचुरता थी, तो बिहारी लाल जी बहुत सारे दोहे समैया छंद कवित्व ये लिखे थे। तो इनकी रचना है बिहारी सतसई, ये इनकी रचना है बिहारी की। और दूसरा है इसमें 700 दोहे हैं, इसमें 700 दोहे हैं, ये भी है बिहारी लाल जी की रचना। तो ये आपको एक समझ में आया। दूसरा है भूषण। भूषण की रचना है शिवा बामुनी। क्या है? शिवा बामुनी। और दूसरा रचना है शिवराज भूषण। तो यहां से आपको ये था रीतिकाल के बारे में। सबसे पहले यहां आपको समझ में आया रीतिकाल के जो कवि हैं और उनकी रचनाएं, इतना आपको समझ में आ गया। अब हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो रीतिकाल है उनकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है। यहां आपको समझना है कि जो रीतिकाल है उनकी प्रमुख विशेषताओं को बताना है। लिखा हुआ है कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं या प्रवृत्तियों पर संक्षेप में प्रकाश डालना है। सबसे पहले आप एक बात समझो, ये जो विशेषता है या लगाकर प्रवृत्तियां हैं, तो ये दोनों एक ही है, मतलब दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों आपके चाहे विशेषता कहो चाहे प्रवृत्तियां कहो, वो दोनों एक ही है, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2 मार्क का आएगा, ये तो 100% है कि ये 2 मार्क का आएगा, और 2 ही पूछा जाएगा, 2 विशेषताएं। तो अगर आप 2 विशेषता याद रखते हो तो अच्छी बात है, 2 नंबर का आएगा 2 विशेषता, लेकिन मैं आपको 3 विशेषताएं बताऊंगा। नंबर फर्स्ट आप समझ लो, रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना। जो रीति काल है तो रीति है या फिर लक्षण, जो लक्षण ग्रंथ होते हैं उनकी रचना, ठीक है। और यहां सेकंड है श्रृंगार रस की प्रधानता, यानी कि श्रृंगार रस की ज्यादा प्रधानता दी गई है किसमें? रीति काल में। ये विशेषता का अर्थ है कि कोई भी काल है उसका आपको बताना है उस काल में क्या चीजें हुई, जैसे श्रृंगार रस ज्यादा उसको प्रयोग किया गया और रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। और तीसरा पॉइंट है ये देखो, दोहा समैया कवित्व छंदों की प्रचुरता। जो दोहा है, समैया है, ये छंद है सारे कवित्व, ये छंद ज्यादा प्रयोग किए गए, मतलब रीति काल में ज्यादा इन छंदों का प्रयोग किया गया, क्योंकि इन्हीं के प्रयोग से दोहा लिखा गया, छंद लिखा गया। तो जो आपका दोहा है, समैया है, कवित्व है, छंद है, इनकी बहुत ज्यादा प्रचुरता थी। अगला देखो यहां, अब आपको यहां बताना है छायावादी काल की किन्हीं 2 विशेषताओं का नाम। यानी कि जो छायावादी युग है, एक तो था रीतिकाल युग, ये फर्स्ट है, सेकंड, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और 2 नंबर में आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि लर्न करे रहो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप तुरंत लिख दो, क्या दिक्कत है अगर आपको याद है तो।
तो यहां देखो, यहां सबसे पहले आपको डालना है कि छायावाद युग की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से है। इसमें भी मैंने डाला था कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से है, ऊपर ये डाल देना, ठीक है, तो अच्छा लगेगा। मैं 3 आपको बताऊंगा। पहला आप समझो, पहला यह प्रेम सौंदर्य का चित्रण, यानी कि जो प्रेम सौंदर्य का चित्रण छायावादी युग में किया गया। छायावाद कहो या फिर वादी कहो, छायावादी भी कह सकते हो या छायावाद कहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीयकरण। और तीसरा है रहस्यवादी भावना। तो यहां से 3 मैं आपको बताता हूं, 2 आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना। अगर आएगा तो 2 विशेषता लिखकर आएगा, क्योंकि 2 का मतलब 2 नंबर, और 2 नंबर से ज्यादा इसमें आता नहीं। 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न, इसीलिए 2 पूछा जाएगा या 1 ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए मैं आपको 3 बता रहा हूं कि 1 2 3, मतलब आपको कुछ ना कुछ तो याद ही रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब जरूरी एक और है कि छायावाद युग की विशेषता तो आप जान गए, लेकिन छायावाद युग के लेखक कवि कौन है और उनकी जो रचना है वो क्या है, ये तो भी जानना जरूरी है ना। तो फिर मैं आपको समझा दूं। देखो यहां पहला समझो कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो कामायनी और आंसू इनकी रचना है। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो हैं छायावाद युग के लेखक, कवि, और इनकी जो रचना है वो कामायनी है और आंसू है, ठीक है। और सेकंड है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी भी छायावाद युग के कवित्री हैं या कवि हैं। यामा और दीपशिखा इनकी रचना है। तो ये भी आपको देखो छायावाद युग के बारे में आपको समझ में आ गया ना, चलो अच्छी बात है। अगला देखो, ये थोड़ा सा आपको लॉन्ग लग रहा होगा, यानी कि बड़ा लग रहा होगा। हाँ, इनकी विशेषता थोड़ी बड़ी है लेकिन फिर भी आसान है। लिखा हुआ है प्रगतवादी युग की 2 विशेषताओं को लिखिए, यानी कि जो प्रगतवादी युग है उनकी 2 विशेषताओं को लिखना है। तो फिर आप कैसे लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। पहला समझो, साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित, ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि विशेष रूप से कार्ल मार्क्स, ठीक है, ये है। लेकिन आप ऐसा भी लिख सकते हो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित, इतना भी लिख सकते हो। ब्रैकेट में लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा, नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन विशेष रूप से कार्ल मार्क्स लिख देना तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा है कि मानव मात्र के कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण, यानी कि जो मानव मात्र के कल्याण के लिए, जो मानव मात्र हैं उनके कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण। तीसरा है छंदों के बंधन की उपेक्षा, यानी कि जो छंद होते हैं उनके बंधन की उपेक्षा। तो यहां से 3 विशेषताएं आपको यहां से भी समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ समझ में आए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यहां देखो, एक होता है प्रयोगवादी युग, प्रयोगवादी युग, ठीक है, प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग के किन्हीं 2 कवियों और उनकी एक एक रचनाओं का नाम लिखिए या उल्लेख कीजिए, उनकी एक एक रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो देखो पहला है सच्चिदानंद, देखो भाई नाम बहुत अच्छा है, बड़ा सा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेयी, इन्हें शॉर्टकट में अज्ञेयी भी कहा जाता है, जिनकी रचना है आंगन के पार द्वार, यानी कि जो आंगन के पार द्वार है ये इन्हीं की रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेयी, ठीक है, ये इन्हीं की रचना है। और दूसरा है धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती का नाम सुना होगा, जिनकी रचना है कनुप्रिया, ठीक है, याद रखना। यहां से आपको 12 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको क्वेश्चन नंबर 1 से नोट कर लेना है। यहां से आपको स्टार्ट करना है, वीडियो को पीछे करके या वीडियो रोक कर आप लोग नोट कर लिया करो। 1st क्वेश्चन, 2nd क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, ठीक है। और यहां से आपका 7 नंबर क्वेश्चन जो है, 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, और यहां जो आपका 11 और 12, ये क्वेश्चन आपको याद करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और आप लोग और भी क्वेश्चंस आपको गद्यांश पद्यांश ये सारी चीजें सॉल्व कराया जाएगा। तो सबसे पहले आप इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ो और आपको बताना है ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, ठीक है। लिखा है कुसंग का ज्वर, जो कुसंग का ज्वर है सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता,
बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। जो बुद्धि होता है उसे भी खत्म कर देता है। और किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होगी। अगर कोई युवा पुरुष है और उसकी जो संगति होगी वो बुरी होगी, जैसे उनके साथ जो है बुरे संगत वाले लोग हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। अगर किसी के पैर में चक्की बांध दिया जाए तो वो ना आगे बढ़ पाता है, ठीक है, और वहीं गिर भी जाता है, ठीक है, जो उसे दिन व दिन अवनति के गड्ढे में गिराती है। मतलब उन्नत नहीं कर पाते हैं, वो दिन व दिन गड्ढे में जाते हैं, ठीक। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती है या उठाती जाएगी। तो यहां सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो आपका गद्यांश है उसका आपको क्या लिखना है। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो। संदर्भ मतलब ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, ठीक है, पाठ का नाम और लेखक का नाम। सेकंड नंबर बा यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जो ये आपका रेखांकित अंश है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो इसका आपको व्याख्या करना है जो रेखांकित अंश है, और एक क्वेश्चन को आपको आंसर देना है, युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया है। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में 2-2 मार्क के आएंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका जो गद्यांश है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लास्ट तक देखना, सब कुछ समझ के जाओ, क्योंकि मैं आप लोगों को सोचता हूं कि कोई भी टॉपिक ऐसा ना रहे जो मैं आपको ना पढ़ाऊं, और बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई भी टॉपिक ना रहे कि मैंने नहीं पढ़ाया है और आप लोग छोड़कर चले आए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग अगर वीडियोज को देख रहे हो, सारे वीडियोज को, तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी सब्जेक्ट में आपका एक भी टॉपिक छूट जाए। क्योंकि अभी जितना तैयारी कराया गया है उतना तो कराया गया है, और अब से आप लोगों की बहुत बड़ी क्लास स्टार्ट होने वाली है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड एग्जाम में वही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि यार सारे क्वेश्चंस देखा करो जो मैं आपको पढ़ाता हूं। तो यहां सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखने वाले हैं। इसका संदर्भ कैसे लिखोगे, आपको पता है संदर्भ तो काफी ज्यादा इजी होता है, सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन आपको विलेक एंड विल्यू पेन के यूज से ही संदर्भ लिखना है। बहुत सारे बच्चे केवल विल्यू पेन से ही लिख देते हैं, नहीं, आपको विलेक का भी यूज करना है, विल्यू का भी। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तुत, यानी कि आपको डालना है प्रस्तुत गद्य अवतरण, प्रस्तुत गद्य अवतरण, ठीक है। अब आप देखो यहां मैं आपको कई तरीके से संदर्भ लिख सकते हो। यहां मैं पहले लिख दूंगा जो इसके लेखक हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित, यानी कि यहां आपको बहुत ध्यान से लिखना है, क्योंकि अगर आप इसे बिल्कुल सही लिखोगे तो एग्जामिनर का मेन फोकस आपके संदर्भ पर ही रहता है, ठीक है। लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, फिर यहां आपको डालना है हिंदी, क्या डालना है, ऐसे कॉमा लगाकर, हिंदी के गद्य खंड है ना, ये गद्य खंड, यहां भी आप छोटा छोटा कॉमा लगा दो, ठीक है। गद्य खंड में संकलित, बहुत अच्छा मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसे लिख दोगे तो एक भी मार्क आपका नहीं कटेगा। संकलित, ठीक है। और ये जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, मित्रता, क्या है, मित्रता, ठीक है, मित्रता नामक। और ये जो आपका मित्रता है एक निबंध है, क्या है, किस विधा पर है, निबंध विधा पर, निबंध से अवतरित है, क्या है, अवतरित है। बस इस तरह से आपको लिखना है संदर्भ, और फुल आपको मार्क मिलेगा, 2 में 2 मार्क, क्योंकि अगर आप ऐसा लिखोगे, ये सबसे सटीक तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है संदर्भ लिखने का आपका गद्यांश का।
अब फिर आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जो आपका ये रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना है। तो फिर व्याख्या मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से लिखा हूं, अगर आप एक बार पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे। ठीक है, देखो मैंने लिख दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या, और रेखांकित अंश की व्याख्या देखो बहुत अच्छी तरीका से मैंने समझाया है। तो यहां देखो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है। तो देखो ये जो आपका रेखांकित अंश है इसको आप पहले ध्यान से पढ़ लेना, ताकि आप लोगों को कुछ व्याख्या आपके मन में आ जाए। जैसे लिखा हुआ है, मानव जीवन में जो युवा अवस्था होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जो युवा अवस्था होता है, कोई भी मानव है, कोई भी मनुष्य है, उसका जो युवा अवस्था होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और कुसंगित किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। ध्यान से समझना है, जो कुसंगित व्यक्ति हैं, जो कुसंगित व्यक्ति हैं, बुरे संगति वाले हैं, ठीक है, किसी युवा, जो कोई भी युवा मनुष्य की सारी प्रगति, प्रगति मतलब उन्नति, ठीक है, उन्नति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी सा पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता वरन उसे गिरा देता है। अगर पैर में कोई बड़ा सा पत्थर बांध दिया जाए तो वो मनुष्य जो है आगे नहीं बढ़ पाता बल्कि वो गिर जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति कुसंगित है, ठीक है, तो वो भी आगे नहीं बढ़ पाता, इसी पत्थर के समान एक स्थान पर बंधा रहता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता बल्कि वो गिर जाता है। ठीक है, और इसी आपको देखो इसी प्रकार कुसंगित में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है। जो कुसंग में लिप्त हैं उनका क्या होने लगता है, पतन होने लगता है, और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। और इसके विपरीत मतलब जो अच्छी संगति वाले हैं, बुरे संगत वाले का ये हाल होता है, लेकिन जो अच्छी संगत वाले हैं, अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बाह अर्थात सहारा होता है जो हमें गिरने नहीं देती। मतलब वो हमें गिरने नहीं देती क्योंकि वो भारी पत्थर के समान हमारे पैर में नहीं बंधती हैं, ठीक है, गिरने नहीं देती, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती हैं और जीवन को शुद्ध, सावित्र तथा उन्नति बनाती हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे व्यक्ति का साथ करोगे तो आप जीवन में प्रगति करोगे, उन्नति करोगे, ठीक है, आपका जीवन सुखी होगा। लेकिन अगर कहीं आप बुरे व्यक्ति का साथ कर लिए तो फिर जैसे पैर में एक बड़ा सा पत्थर बांध दो तो आदमी आगे नहीं बढ़ पाता, उसी प्रकार से अगर आप बुरे व्यक्ति का संगत कर लोगे तो आप ना ही प्रगति कर पाओगे, ना ही उन्नति कर पाओगे और ना ही आपका जीवन शुद्ध होगा। ठीक है, तो यहां आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने इस रेखांकित अंश की व्याख्या कर दी है। देख सकते हो सारी चीजें लिखा है, इसी चीज को मैंने बढ़ा चढ़ाकर अच्छे से लिख दिया। देखो वही चीज लिखा हुआ है कि युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। उसी तरह से मैंने भी लिखा है, लेकिन बहुत अच्छे से मैंने व्याख्या किया है। अगर आप ऐसे कर दोगे, ये BIMP हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए, इसीलिए मैंने कहा इसको जरूर नोट कर लेना। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, यहां देखो 7 नंबर, कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। जो युवा पुरुष है उनकी संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो यहां आपको ध्यान से देखना होगा क्या कहा गया है युवा पुरुष के संगति के बारे में। देखो कहा क्या गया है कि युवा पुरुष की बुरी संगत उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति है उसका संगति बुरा होगा तो वो उन्नति नहीं कर पाएगा। ठीक है, अवनति मतलब अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि अच्छी संगति होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। अगर उसकी संगति अच्छी होगी, उसका साथ अच्छा होगा तो वो हमेशा उन्नति करेगा। तो भाई अब आपके हाथ में है, आप अच्छी संगति वाली के साथ रहोगे या फिर बुरी संगति वाली के साथ। इस जो आपका चैप्टर, इससे हमें बहुत सारा सीख मिलता है। ठीक है, क्योंकि आज से आपको सीख मिल गया कि हमेशा आपको अच्छे संगति वाली के साथ रहना चाहिए। तो अगर आप ऐसा लिख दोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको 6 मार्क मिल जाएगा, और ये आपके लिए VIMP भी है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ध्यान से देखना है। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो फिर कमेंट करना, मैं आप लोगों को दोबारा समझा दूंगा। तो ये था हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ध्यान से देखना है। अगर आपको आता है ऑलरेडी तो भी आपको ध्यान से देखना है।
कि आपको पता चल जाए आखिर हमें संदर्भ कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे करनी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि ध्यान से देखो, हर एक पॉइंट को आपको नोट करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब ज्यादा समय नहीं है। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी लगातार करनी चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग संदर्भ देखते हैं। ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं भी पता है तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखो, प्रस्तुत जो आपका दोहा है कविवर बिहारी द्वारा रचित है। किसके द्वारा? इनके जो बिहारी लाल जी इसके लेख कवि हैं, कवि। और ये जो चैप्टर है इसका नाम है भक्ति। ठीक है, भक्ति। तो फिर अब हम लोग समझेंगे पूरी चीजें। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तुत जो दोहा है, ये आपका एक दोहा है, इसका आप उदाहरण लिख सकते हो दोहे में। ठीक है, प्रस्तुत दोहा, प्रस्तुत दोहा कविवर, कविवर। अब आपको इसके जो कवि हैं यानी कि बिहारी, इसको आपको ब्लैक से लिखना है। ठीक है, बिहारी द्वारा रचित, बिहारी द्वारा रचित। और ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है बिहारी जी का, वही से लिया गया है। बिहारी सतसई, क्या है? बिहारी सतसई। ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखना, बिहारी सतसई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, और यहां आपको हिंदी लिखना है बट ब्लैक से। इसीलिए मैंने पहले बता दिया था कि ब्लैक एंड ब्लू पेन का बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ऐसे लिखोगे कि काव्य खंड, या आपका काव्य खंड है या फिर इसे पद्य खंड कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गद्य खंड और एक काव्य खंड होता है। ठीक है, में संकलित भक्ति, क्या है? भक्ति शीर्षक से उद्गृत है। तो इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है। जहां मैंने ब्लैक पेन का यूज किया है वो आप लोग ब्लैक पेन का यूज करो, काफी बेटर लगेगा, काफी सुंदर लगेगा। ठीक है, अब आपको प्रसंग लिखना है। सबसे पहले यहां लिखा गया है कि दुसह दुराज पर जानु कहो, क्यों न बढ़े दुख दंडु, अधिक अंधेरो जग करत, मिली मानस मावस रविचंदु। ठीक है, लिखा है कि दुसह दुराज पर जानु कहे, क्यों न बढ़े दुख दंडु, और अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रविचंदु। तो प्रसंग में आपको क्या लिखना है? प्रसंग देख लो। देखो, प्रसंग में आपको छोटा सा बात लिख दो। ठीक है, कोई बड़ा बात आपको प्रसंग में नहीं लिखना है। लिख दो प्रस्तुत दोहे में दो राजा, दो राजाओं के शासन से उत्पन्न कष्ट, क्या है? जो उत्पन्न कष्ट है, या कष्टों को लिख दो, मतलब कष्टों का वर्णन किया गया है। जैसे अगर एक मतलब राज्य में दो राजाओं का शासन हो तो इससे जो दुख दंड है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। व्याख्या में सब कुछ समझ में आ जाएगा। कवि का कथन है या कवि का कहना है कि एक देश में दो राजाओं के शासन से प्रजा के दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाते हैं। वही कह रहा है
कि दुस्सह दुराज पर जानू कऊं, क्यों ना बढ़े दुख दंडो। अगर एक देश में दो राजा हैं तो जो जनता है या प्रजा है कि दुख दंड और ज्यादा बढ़ जाते हैं, और दूहरे शासन में प्रजा उसी प्रकार दुखी हो जाती है जिस प्रकार अमावस्या की रात में सूर्य और चंद्रमा एक ही रात में मिलकर संसार को गहन अंधकार से पूर्ण कर देते हैं। देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सूर्य भी मतलब उजाला देता है और चंद्रमा भी, और अगर दोनों एक साथ में निकल आए तो बहुत चटक घाम यानी कि धूप हो जाए और बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अमावस्या की रात में ये दोनों एक साथ निकलते हैं और होता क्या है, बहुत ज्यादा अंधकार हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर दो राजा एक देश में होंगे तो उस देश की प्रजा को बहुत ज्यादा दुख दंड होगा, क्योंकि एक राजा जो है, एक राजा का मांग कुछ और है, दूसरे राजा का मांग कुछ और है। अगर एक राजा एक जनता को अगर मार दिया तो दूसरा राजा दो जनता को मारेगा, तो भाई ऐसे में उनका दुख जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि आपका कोई भी अगर दिक्कत हो तो वो सारा दूर हो जाए। फिर यहां आ जाओ, ये है संस्कृत का पद्यांश और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको भी बताते चलें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं सब कुछ बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारा चीज सॉल्व कराऊंगा। केवल आप लोग ध्यान से पढ़ो, अपने टारगेट पर फोकस करो, जो आपका लक्ष्य है उसके पीछे चलो। ठीक है, जैसा मैंने कहा है कि बुरी संगति बिल्कुल ना करो, क्योंकि वही चीज आपको पूरे मतलब संसार को अंधकार कर देगा। आपको संसार अच्छा नहीं लगेगा अगर बुरी संगति करोगे। अच्छी संगति करो, फिर आप देखो आपका पढ़ने में भी मन लगेगा और फिर आप बहुत आगे भी जाओगे। ठीक है, और आप लोग ध्यान से पढ़ो, और अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो टॉपर अब की बार आप लोग ही बनोगे। देखो लिखा हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कसीचित् दुःख भाग भवेत्। तो यहां आपको इसकी सबसे पहले व्याख्या आनी चाहिए, लेकिन इसमें आपको संदर्भ भी लिखना पड़ता है, प्रसंग भी लिखना पड़ता है और व्याख्या भी लिखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन संदर्भ प्रसंग में आपको लिखकर समझा दूंगा। सबसे पहले ये लिखा है और ये आपको केवल याद रखना है कि किस चैप्टर से लिया गया है। इसमें कोई भी लेखक या कवि नहीं होते, इसमें आपको चैप्टर याद रखना है। और ये एक श्लोक है, ठीक है, यही श्लोक आप बोर्ड एग्जाम में भी लिख सकते हो। तो लिखना है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, जो आपका श्लोक है हमारी पाठ्य पुस्तक। अब यहां आपको हिंदी तो भाई ब्लैक से लिखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए। हिंदी क्या लिखा है, हिंदी के संस्कृत खंड, इसमें आपको संस्कृत खंड लिखना है। संस्कृत खंड के, अब यहां आपको चैप्टर का नाम लिखना है। इस चैप्टर का नाम जो है वो है भारतीय संस्कृति। ठीक है, भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। तो ये आपको सबसे पहले श्लोक लिखना है, श्लोक नहीं संदर्भ लिखना है इस श्लोक का, और फिर आपको थोड़ा सा प्रसंग लिख देना है जो इसके मतलब इसमें जो जिसके बारे में बताया गया है, जिस चीज के बारे में बताया गया है। जैसे जो आपका प्रस्तुत श्लोक है, देखो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होता है, इसमें आपको छोटा सा एक लाइन में लिखना पड़ता है। जो प्रस्तुत श्लोक है श्लोक में भारतीयों की मूल भावना, किसकी मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। मूल भावना पर, जो इनकी मनुष्य की मूल भावना है उस पर प्रकाश डाला गया है। यहां व्याख्या देख लो कि सब सुखी हूं, ये एक मूल भावना है कि सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, किसी की भी रोग ना हो, और सब कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने।
कोई भी ऐसे लोग ना हो जो दुख का भागी हो। तो बहुत छोटा सा है, अगर आप इसे कर दोगे तो 4 मार्क आपको मिल जाएगा। तो यहां से आज हम लोगों ने बहुत सारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अब जो व्याकरण है, महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं, और आप लोगों को संधि विच्छेद में जरूर दिक्कत आता होगा, तो आज के बाद आपको संधि विच्छेद में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और आप महत्वपूर्ण संस्कृत अनुवाद, आप हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे कर सकते हो, यह भी बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का आता है। तो आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा वाले हैं एक एक टॉपिक। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। तो पहला टॉपिक आप लोग देखो, जो आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण उपसर्ग। महत्वपूर्ण उपसर्ग जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क का आता है, यानी कि 3 मार्क का। और जितना मैं उपसर्ग बताऊंगा उससे बाहर 100% नहीं आने वाला है। मैं जितना बता रहा हूं उतना आप याद करके जाना है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और उसी में से ही बोर्ड एग्जाम में आएगा, चाहे आप मॉडल पेपर उठा के देख लो, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना। ठीक है, तो पहला जो हमारा है, देखो मैं एक एक आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहला अप का जो उपसर्ग क्या होगा? अप उपसर्ग का मतलब है आपको आगे अप जोड़ना है और आपको कोई ऐसा शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ हो। जैसे अप से आप लिख सकते हो अपमान। ठीक है, तो आगे मैंने क्या जोड़ा? अप, और पीछे मान, यानी कि अपमान। तो देखो आगे आपको अप जोड़ना है, उपसर्ग का मतलब यही होता है। मैंने अप जोड़ा तो अपमान। और आप लोगों को मैं दूसरा, जैसे अपकार, ठीक है, अपकार, तो ये आप लोग देख सकते हो जो पहला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना बताया जा रहा है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो, दूसरा जो हमारा है वो है अनु। अनु, ठीक है, अब अनु जोड़ना है तो अनु मतलब देखो अनुशासन। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो ना अनुशासन। बहुत सारे आपको याद होंगे, ठीक है, याद हो जाएंगे अगर एक बार आप रिवीजन करो। अनुशासन एंड जैसे अनुकरण, अनुरूप, ऐसे बहुत सारे हैं, अनुराग। तो आप देखो यहां अनुकरण, तो ये हो गया हमारा अनु। ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट्स बना लो और सारे आप लोग याद कर लेना। ठीक है, यहां तीसरा नंबर है अधि। अधि का जैसे आप लोग लिख सकते हो अधिकार, अधिकार, ठीक है, अधिकार लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो? अधिराज लिख सकते हो, अधिराज। तो ये आपको याद हो जाएगा ना, सारा नोट कर लेना जितना मैं बता रहा हूं। चौथा नंबर जो आपका 4 नंबर इंपॉर्टेंट है वो परी है। परी, परी, तो परी का आप क्या लिखोगे? जैसे परिवार, ठीक है, परिवार। एंड आपका है परिक्रमा। क्या है? परिक्रमा। तो ये देखो आप लोग ऐसे अगर कोई भी आ जाए, ठीक है, तो आप ऐसे लिखना। यहां हमारा है 5वां नंबर सह। सह का आप लिख सकते हो जैसे सहपाठी। क्या लिख सकते हो? सहपाठी। एंड फिर अगला लिख सकते हो सहयोग, सहयोग। तो देख सकते हो। और ये अगर आप जितना मैं बता रहा हूं उतना तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाओगे ना तो 100% यहीं से आएगा, याद कर लेना। यहां जो 6वां नंबर हमारा इंपॉर्टेंट है वो है सु। सा पे छोटाऊ की मात्रा सु, तो सु का होगा सुंदर। आगे मैंने सु जोड़ दिया, ये सुंदर। और क्या लिख सकते हो? सुगम। तो ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं 2-2 बता रहा हूं, आपके बोर्ड एग्जाम में 1-1 या 2-2 ही पूछता है। फिर यहां देखो 7वां नंबर है अप, उप है। ठीक है, तो 7वां नंबर आप लोग देख सकते हो उप। उप का आप क्या बना सकते हो? जैसे आपका हो गया उपकार, उपकार। और क्या लिख सकते हो? उपदेश। ठीक है, उपदेश। ठीक है, तो ये आप लोगों का है उपसर्ग। आपको जितना मैं बता रहा हूं 7 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉप 7 आपका उपसर्ग है, इसे तैयार करके जाना। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वही डिस्कस किया गया है। तो यहां से आपका 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो ये है सबसे पहला जो हमारा टॉपिक, वो था उपसर्ग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण प्रत्यय। प्रत्यय जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का पूछा जाता है, यानी कि 2 अंक का। तो प्रत्यय में मैं आपको ओनली 5 प्रत्यय बताने वाला हूं और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही प्रत्यय पूछेगा, मतलब 2 का आपको लिखना है। और 5-6 प्रत्यय पूछेगा, उसमें से ओनली 2 आपको करना है, 2। ठीक है, तो प्रत्यय में आप लोग पहला देखो, पहला है आई।
प्रत्यय में क्या होता है, इसे पीछे जोड़ना है। जैसे बड़ा आ और बड़ी ई, आई आई है, तो जैसे आप क्या लिख सकते हो, चतुराई लिख सकते हो ना, चतुराई, क्योंकि यहां आप लोग देख सकते हो ये बड़ा आ का मात्रा और बड़ी ई दोनों आ गया ना पीछे। अब यहां देखो लंबाई लिख सकते हो, लंबाई। तो ये हमारा है पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्यय जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर है ता। ता का क्या होगा, ता का आप बहुत कुछ लिख सकते हो, जैसे सुंदरता, सुंदरता, मधुरता, कई सारी चीजें लिख सकते हो, एंड महानता। तो ऐसे करके आप लोग थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज कीजिएगा घर पर, ताकि आप लोग इसे बोर्ड एग्जाम में तुरंत लिख दो। आपसे पूछे प्रत्यय तो आप ओनली 1 या 2 मिनट में आप कर दो, आपका समय बच जाएगा, तो आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तीसरा नंबर है पन। पन का आप लोग क्या लिख सकते हो, पन पीछे जोड़ना है, तो जैसे बचपन, बचपन, देखो पीछे मैंने पन जोड़ दिया। लड़कपन, लड़कपन में भी पीछे पन जुड़ गया। ठीक है, लड़कपन। अब देखो जो हमारा 4 नंबर है मोस्ट इंपोर्टेंट, आहट। आहट आप कैसे देखो, आहट आपको पीछे जोड़ना है, बड़ा आ का मात्रा है, और हट यानी कि आप लोग आहट में लिख सकते हो घबराहट, घबराहट। ठीक है, घबराहट। और क्या लिख सकते हो, चिल्लाहट, चिल्लाहट। तो घबराहट और चिल्लाहट याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत होना कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और 5वां नंबर है आइन। आइन में आप कैसे लिख सकते हो, जैसे सेठाइन। यहां देखो पीछे आइन जुड़ गया, ये बड़ा का मात्रा बड़ी छोटी ई होना आइन, और यहां ललाइन। तो ऐसे करके आप बहुत सारा बना सकते हो पंडिताइन। तो ये हमारा 5 यानी कि 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्यय है। इसे अगर आप तैयार करके जाते हो तो आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, और इसी 5 में से ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है। ठीक है, बहुत मैराथन तैयारी कराई जाएगी, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज आपका व्याकरण में 21 नंबर पक्का हो जाएगा, इसके बाद हम लोग और सारे सब्जेक्ट में पक्का करने वाले हैं। अगला जो हमारा है, जो तीसरा नंबर टॉपिक है, वो क्या है, समास, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समास है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और समास आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का आता है। ठीक है, समास में आपको एक बात याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में ओनली 2 समास पूछा जाएगा। कितने समास, 2 समास। एक है आपका कौन सा समास है, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास, और एक कौन सा है, द्वंद्व समास। ठीक है, ये दो समास पूछे जाएंगे, तो द्विगु समास और द्वंद्व समास। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है जो समास है उसका नाम भी लिखना पड़ता है। तो जैसे आ गया आपके बोर्ड एग्जाम में चौराहा। ठीक है, चौराहा। तो अब आपको लिखना है, पहले इसका समास विग्रह करना पड़ेगा, समास विग्रह, फिर आपको समास भी लिखना पड़ता है। तो अगर चौराहा आ जाए तो वो समास कौन सा है, द्विगु समास, इसीलिए मैंने यहां लिख दिया है। वो कौन सा समास होगा, द्विगु समास। और चौराहा का समास विग्रह क्या होगा, 4 राहो। राहो को आप लिख सकते हो ब्रैकेट में रास्तों, 4 रास्तों का समाहार, 4 रास्तों का समाहार। और कौन सा ये समास है, द्विगु समास। ठीक है, याद रखना, समास का नाम याद रखना, समास का नाम भी बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ता है, इसीलिए मैं आपसे बार बार बता रहा हूं। ठीक है, यहां दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो लिखा हुआ है नवरत्न। नवरत्न का क्या होगा, नवरत्न का होगा नौ रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। तो ये क्या हो जाएगा, 9 और रत्न, यानी कि 9 रत्न का हो जाएगा 9 रत्नों का समूह। ये है इसका समास विग्रह। कौन सा समास है, द्विगु समास। फिर यहाँ तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वह है त्रिफला। त्रिफला का क्या होगा, 3 फलों का समूह या समाहार, कुछ भी लिख सकते हो, 3 फलों का समूह लिख दो, 3 फलों का समूह। और 3 फलों का समूह कौन सा समास है, द्विगु समास। देखो इसके आगे कोई ना कोई गिनती आ जाता है, 4 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, जैसे पंचपात्र, तो 5 पात्रों का समूह, 5 पात्रों का समाहार। तो ये जो आपके 4 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है द्विगु समास की।
ठीक है, ये 4 आप याद रखना द्विगु समास के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट है चौराहा, सेकंड है नवरत्न एंड थर्ड है त्रिफला एंड 4 है पंचपात्र। अब आपको लिखना है यहाँ द्वंद्व समास। द्वंद्व समास आपका दूसरा समास है और द्वंद्व समास में भी हम लोग 4 डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा रहेगा माता एंड यहाँ पिता। तो माता पिता को आपको लिखना है, इसमें केवल एक चीज करना पड़ता है, और लगाना पड़ता है। जहां डैश ये लिखा नहीं, ये डैश लगा है, वहां केवल और लगा दो, माता और पिता, माता और पिता। और कौन सा समास है? द्वंद्व समास। बस इतना करना है, माता और पिता और समास बगल में लिख दो ब्रैकेट में, द्वंद्व समास बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये दूसरा नंबर हमारा है पाप और पुण्य। पाप और यहां डैश पुण्य, तो पाप और पुण्य लिखना है। ठीक है, पाप और ये सारे तो बहुत आसान है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पाप और पुण्य वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ये सारे इतना इजी है ना, अगर आप चाहो तो ओनली एक दिन में सारी चीजें पढ़ सकते हो। तीसरा है हानि लाभ। तो हानि लाभ को आप क्या लिख सकते हो? हानि और लाभ लिख सकते हो ना, कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हो हानि और लाभ। और समास तो आपको पता ही है कौन सा समास है? द्वंद्व समास। फिर यहां थल, जल थल है। ठीक है, जल थल, इसे जल कर दो, ये जल हो जाएगा, जल थल। तो यहां आप क्या लिख सकते हो? जल और थल। क्या लिख सकते हो? जल और थल। और कौन सा समास है? द्वंद्व समास। बस इतना सा करना है और कितना इजी है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, केवल मैंने और लगा दिया है, समास विग्रह भी हो गया और समास केवल आपको याद रखना है द्वंद्व समास। ठीक है, बस। तो ये हमारा समास है। ये 8 समास अगर आप दोनों का 4-4 समास तैयार करके जाते हो तो इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। याद रखना, इससे बाहर नहीं आएंगे। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया जा रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करके। ठीक है, और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे भी लगातार। ठीक है, तो ये आप समास याद रखना, जितना मैंने बताया है अगर इतना याद रखोगे तो समझ लो आपका बोर्ड एग्जाम में पक्का हो जाएगा। चलो अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है वो क्या कह रहा है? जो महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द, जो महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द या एवं तद्भव शब्द, ये भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क का पूछा जाता है, यानी कि 2 नंबर का। और मैं आपको 5 ऐसे तत्सम एवं तद्भव शब्द बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको तद्भव दिया रहेगा, उसका तत्सम शब्द लिखना पड़ता है बोर्ड एग्जाम में। तो जैसे आपका यहां लिखा हुआ है दही, दही इसका है तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। ठीक है, और इसका तत्सम क्या होगा? तत्सम होगा दधी। क्या होगा? दधी। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दही का क्या होगा? दधी। तद्भव क्या है इसका? दही। और तत्सम क्या है? दधी। ठीक है, दूसरा देखो, जैसे आपका नींद, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 अगर आप याद करके जाते हो तो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। नींद, नींद का क्या होगा? नींद का होगा निद्रा। क्या होगा? निद्रा। तो ये इसका तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द। ठीक है, तो नींद का क्या होगा? निद्रा। और यहां तीसरा नंबर है दूध, दूध का होगा दुग्ध। क्या होगा? दुग्ध। ये है हमारा तत्सम शब्द। ठीक है, तो दूध का क्या होगा? दुग्ध। अब हमारा अगला है सांप, सांप का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा सर्प। क्या होगा? सर्प। याद हो गया ना? कोई भी दिक्कत हो जरूर बताना। 5वां जो हमारा हाथ, हाथ का जो आपका तत्सम शब्द क्या होगा? वो होगा हस्त। ठीक है, बस। तो ये 5 आप लोग जरूर याद करके जाना, अपने बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका तत्सम एवं तद्भव शब्द। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 100% यहीं से आएंगे और ये 5 आप जरूर याद करके जाना। ठीक है, रिवीजन कर लो, नोट बना लो आप लोग। ठीक है, और इसे नोट कर लो, जितना बता रहा हूं उतना नोट कर लो, ताकि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में अगर इसमें से आए तो ऐसा ना हो कि आप छोड़ कर आओ। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा आपको 2-3 दिन याद रहेगा अगर देख लोगे, नोट नहीं बनाओगे। अगर नोट बना लोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम तक याद रहेगा, बार बार रिवीजन कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारा महत्वपूर्ण तत्सम एवं तद्भव शब्द है। अगला जो हमारा है वो है महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। क्या है? महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क का पूछा जाता है, 2 नंबर का। हम आपको ऐसे जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं वही बताने वाले हैं। ठीक है, एक एक आप लोग ध्यान से समझना। पहला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है,
आकाश का जो पर्यायवाची शब्द होता है, आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है आसमान। अपने भाषा में कहते नहीं आसमान, गगन भी आप लोग कहते होंगे कभी ना कभी, और अंबर। तो आप याद रखना कि आकाश को और 3 नाम से जाना जाता है। याद करने का ट्रिक है, आप आकाश को और 3 नाम से जाना जाता है, आसमान, गगन और अंबर। ठीक है, आप हमेशा इसे रिवीजन किया करो। आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है आसमान, गगन एवं अंबर। तो ये 3 आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अभी आपका बोर्ड एग्जाम काफी दिन है। ठीक है, दूसरा है आपका आंख। आंख का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा दृग, लोचन एवं नेत्र। नेत्र तो आपको पता ही होगा, मानव नेत्र। ठीक है, तो नेत्र तो आपको पता ही होगा, दृग और लोचन ये याद रखना। तो ये आंख का पर्यायवाची शब्द होता है दृग, लोचन एवं नेत्र। ये हमारा दूसरा सबसे VIMP आपका पर्यायवाची शब्द है। सारा याद रखना, जितना बता रहा हूं, जितना बताया जा रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तीसरा जो है वो है कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कमल का पर्यायवाची शब्द होता है पंकज, जलज एवं अंबुज। क्या होता है? पंकज, जलज एवं अंबुज। तो ये हमारा तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आइए हम लोग अगला पर्यायवाची शब्द यानी कि 4 नंबर पर्यायवाची शब्द देखते हैं। 4 नंबर है चांद। चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चांद का पर्यायवाची शब्द होता है चंद्र। चंद्र एंड चंद्रमा और सोम, ये 3 याद रखना। चंद्र, चंद्रमा एवं सोम, ये है चांद का पर्यायवाची शब्द। ये आपका टॉप 4 हो चुका है। अब हम लोग 5 नंबर पर्यायवाची शब्द देखने वाले हैं। 5 नंबर है जल। जल का पर्यायवाची शब्द, वैसे आप लोग पानी तो हमेशा पीते होंगे, कहते भी होंगे, तो वैसे तो ये याद ही रहेगा। नीर भी कभी कभी आप कहते होंगे नीर, लेकिन पेय नहीं कहते हैं, तो पेय भी याद रखना। तो जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पानी, नीर एवं पेय। ये हमारा 5 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द है। 6 नंबर जो हमारा पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? वो है बादल। बादल, ठीक है, और बादल का पर्यायवाची शब्द होता है मेघ, जलद एवं अंबुज, अंबुद। ठीक है, अंबुद है, अंबुद। तो ये हमारा है बादल का पर्यायवाची शब्द, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है वो है सूरज। और सूरज का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो है भानु, भास्कर एवं सूर्य। सूर्य तो आपको हमेशा याद रहता होगा, तो भानु और भास्कर याद रखना। ठीक है, तो ये टॉप 7 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पर्यायवाची शब्द है जो बोर्ड एग्जाम में 100% यहीं से आने वाला है। याद रखना, अगर आपका 5 पर्यायवाची शब्द आया उसमें से 2 लिखना है, तो फिर जो मैंने बताया है उसी को लिख देना। ठीक है, तो ये है हमारा पर्यायवाची शब्द। आप लोग नोट्स बना लो, जितना बताया जा रहा है उसका नोट्स बनाओ, अच्छे से लिखो। भले ही आप पहले से लिखे हो, लेकिन जितनी बार आप लिखोगे ना उतना ही ज्यादा आपको याद होगा और उतना ही ज्यादा आपके नंबर आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो इसीलिए कह रहा हूं, जितना बार आप लिखोगे ना उतना ज्यादा आपको याद होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। देखो, ये है हमारा संधि, महत्वपूर्ण संधि, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का पूछा जाता है। ये 2 मार्क पक्का हो जाएगा, जितना मैं बता रहा हूं उतना याद करके जाना। ठीक है, पहला संधि, सबसे पहले आपको मैं समझा दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ओनली एक संधि पूछा जाएगा, वो है यण संधि। क्या है? पहला संधि यण संधि, और यही केवल एक संधि आपके बुक में है और यही केवल तैयार भी करना है। ठीक है, तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए संधि तो वो याद रखना कि केवल यणी संधि आएगा, यण संधि। और यण संधि के 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर कह सकते हो VIMP आपकी ये क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां आप लोग समझो कि यणि संधि, ये अगर यद्यपि एंड सुधन आगतम, पितृधन आदेशा, लीधन आगता एंड इति धन आदि, ये पूछा जाए तो वो समझ लो कि यणि संधि है। और सारे हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 5 अगर ये तैयार करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में। पहला क्या है? पहला है यदि धन अपि। यदि धन अपि, तो इसको आपको पहले इकट्ठा करना है। ठीक है, यानी कि संधि विच्छेद है, ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा यद्यपि। यद्यपि लिखने के बाद आपको बगल में लिख देना है कि यण संधि, क्योंकि संधि भी पूछता है बोर्ड एग्जाम में कौन सा है, तो आपको याद रखना है यण संधि। केवल एक ही संधि है तो यही संधि होगा। दूसरा जो है आपका सुधन आगतम। सुधन आगतम, तो इसका क्या होगा? स्वागतम। क्या होगा? स्वागतम। जितना कह रहा हूं उतना आप याद करके जाओ। ठीक है,
इसका आप लोग जितना बताया जा रहा है उसे याद कर लो, ठीक है। यह हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है। तीसरा है पितृधन आदेशः। पितृधन आदेशः, तो पितृधन आदेशः का क्या होगा? पित्रादेशः। पित्रादेशः, तो ये हमारा तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है, ठीक है। यहां चौथा नंबर है लिरिधन आकृतः। लिरिधन आकृतः, तो इसका होगा लाकृति, ठीक है। पांचवा नंबर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है वो है इतिधन आदि। इतिधन आदि का होगा इत्यादि। क्या होगा? इत्यादि। याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये टॉप 5 आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार रखना, क्योंकि आपके टॉप 5 यहीं से आपके संधि आने वाले हैं, ठीक है। ये 100% आएगा, कोई ना कोई एक जरूर आएगा। तो ये हमारा संधि विच्छेद है, और आपको पता है कि केवल यणि संधि ही पूछा जाता है, तो कोई दिक्कत है नहीं, यणि संधि आपको तैयार ही हो गया, ठीक है। तो और आप लोग ये 5 जरूर याद रखना। अगला हमारा जो टॉपिक है सातवां नंबर टॉपिक क्या कह रहा है? महत्वपूर्ण संस्कृत अनुवाद, यानी कि हिंदी में दिया रहेगा, उसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। संस्कृत में अनुवाद मैं आपको जितना बता रहा हूं उतने में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ये VIMP है, और मैं आपको बता दूं कि इतिहास गवाह है कि वेरी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आप लोग अगर याद नहीं करोगे तो बाद में कहोगे कि सर ने बताया था और मैंने याद नहीं किया, ठीक है, जरूर कहोगे। तो आप याद रखो, आपके पास अभी मौका है, समय है, याद रखो जितना बताया जा रहा है, ठीक है। यहां देखो, पहला वृक्ष से फल गिरते हैं। क्या है? वृक्ष से फल गिरते हैं। अब इसको आपको संस्कृत में चेंज करना है, तो यहां आपको क्या लिखना है? वृक्षात। इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, लेकिन रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा समय भी लगेगा, और अगर आप संस्कृत से हो तो आपको ये सारी चीजें पता होगा, ठीक है। वृक्षात फलानि पतंती, तो ये हमारा पहला है, याद रखना, पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा है दान से कीर्ति बढ़ती है। दान से क्या बढ़ती है? कीर्ति बढ़ती है, तो यहां आपको लिखना है दानेन कीर्ति वर्धते, ठीक है। ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत में अनुवाद है। तीसरा जो हमारा है वो है शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया। शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, तो यहां आप लोगों को क्या करना है? यहां लिखना है शिष्य। शिष्य को संस्कृत में शिष्य कहा जाता है। शिष्य गुरु प्रश्नम आकरोत, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर है सदा सत्य बोलना चाहिए। सदा सत्य बोलना चाहिए, तो यहां लिखना है सदा सत्यम वदेत। तो ये हमारा है फोर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत अनुवाद, ठीक है। ये जरूर याद रखना, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ठीक है, और यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो ये हमारा 7 जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। अब हम लोग 8वां नंबर टॉपिक देखने वाले हैं। 8वां नंबर जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हिंदी के परसेंटेज को ज्यादा करने के लिए, हिंदी में टॉपर बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो आप हिंदी में 100% कभी भी टॉपर नहीं बन सकते हो, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चे अभी से याद करना स्टार्ट कर दो ये चीज, यानी कि निबंध जो आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, 6 मार्क का आता है। अगर आप 6 मार्क छोड़ कर आओगे तो आप हिंदी में टॉपर नहीं बन सकते। ये जरूर कंप्लीट कर लेना जितना मैं बता रहा हूं। पहला जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वदेश प्रेम या देश प्रेम। इसे आप क्या कहते हो? स्वदेश प्रेम या देश प्रेम की पर आपको निबंध लिखना है। आप लोग लिख कर सीखना घर पर, ठीक है, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में कम ही समय में, कम टाइम में आप लिख दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां आप 2 घंटा सोचने में लग जाओ। दूसरा नंबर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, यानी कि जो प्रदूषण है उसकी क्या समस्या है, उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, यानी कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। इस पर आप जरूर निबंध तैयार कर लेना। मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द ही लाने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखें, बहुत जल्द आने वाला है, कल ही आ जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखा जाता है।
तीसरा नंबर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह छात्र और अनुशासन। क्या है? छात्र और अनुशासन पर आपको निबंध लिखना है, छात्र और अनुशासन पर। चौथा नंबर जो हमारा है वो है कोरोना वायरस। क्या है? कोरोना वायरस। इस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। ठीक है, यहाँ पांचवा नंबर है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर भी आपको निबंध लिखना है। ये टॉप 5 निबंध आप तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में, और यहीं से आपसे देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो ये वीडियो आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और आई होप सभी को सब पसंद आया होगा। अगर सभी को पसंद आया हो तो सभी लाइक करके अपनी ताकत दिखा दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो कमेंट करना। इंग्लिश की ऐसी वीडियो आने वाली है जिसमें आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा बहुत जल्द ही। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।